मंदिरों में मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। आपको बता दें कि गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इलाके में तनाव का माहौल है और आपको बता दें कि घाघरा प्रखंड कार्यालय का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां माहौल बिगाड़ने की देखिए कोशिश की गई और ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। कार्रवाई की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया और इसे ही को लेकर के गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठा दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, एक बार फिर से मंदिर में तोड़फोड़ की गई, हनुमान और शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, लोगों का क्या आरोप है और पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, आपको बता दें ये जो पूरा मामला है गुमला जिला के घाघरा प्रखंड स्थित प्रखंड कार्यालय जो मंदिर है हनुमान और शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे अज्ञात लोगों के द्वारा में जबरदस्त तोड़फोड़ की घटना की बात जो सामने आई है। दोनों मूर्तियों को तोड़ दिया गया है और जिससे जो बता दें जब सुबह जानकारी मिली तो लोगों में आक्रोश देखा गया। जो लोग हैं सड़क पर उतर गए हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो पूरी घटना है वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद जो घाघरा पुलिस है वो दल बल के साथ मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच कर रही है। रुपेश, क्या सीसीटीवी से किसी की पहचान हो पाई है? जी, अभी तक तो पहचान की बात सामने नहीं आई है। अज्ञात लोगों के द्वारा ही घटना को अंजाम दिए जाने का बात सामने आया है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कितने बजे ये घटना घटी रुपेश? देर रात का घटना बताया जा रहा है कल। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है। खबर जमशेदपुर से है, जहां के मानगो थाना क्षेत्र में दो पक्षों में पार्किंग को लेकर के चल रहा विवाद हाथापाई में बदल गया। दरअसल दोनों मेडिकल दुकान मालिक थे और पार्किंग को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों पक्ष के ओर से लोग आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, दोनों पक्ष थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे और थाने में ही जम करके मारपीट भी करने लगे। मानगो थाने में भी तोड़फोड़ कर थाने में को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। देखिए, मारपीट की घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। सूचना मिलने पर डीएसपी थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को शांत कराया। पूरे मामले के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। वहीं डीएसपी ने दोनों पक्ष पर जांच और कार्रवाई करने की बात कही है। गाड़ी में उसको मार के तोड़ दिया और उसके बाद उसका जो मैंने उसको चांस मारने का धमकी दिया, रॉड तो निकाल के मारने होने का ये किया। थाना आया यहाँ पे ये करने के लिए, समझे, तो पीछे सब लोग आया, पता नहीं लगता, फिर यहाँ पे भी लगता हाथापाई कुछ हुआ है, भी हुआ, मारपीट हुआ, अंदर प्रशासन मॉब लिंचिंग हुआ, प्रशासन के सामने वाला बात। मेरा भांजा है, ये लोग जो है जा रहा था रास्ते में, तो उन लोगों को पता हो क्या तो ये लोग आया थाना कंप्लेन लिखाने के लिए। उसके दूसरा आदमी सब आके पूरा ग्रुप हमला करके थाना बैठे गए। बाद में पहुंचे हम लोग, तब सब लोग पहुंचे। हॉस्पिटल और दया मेडिकल के दोनों के बीच, दोनों के मालिक के बीच विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष आए थे थाने पे। एक पक्ष पहले आए थाने पर कंप्लेन लिखवाने के लिए, इसी दरमियान फिर दूसरे पक्ष भी आए और ये लोग के साथ जहां भी मारपीट हो गया। मामले को की जांच की जा रही है, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर आ रही है। झुंड से भटका है हाथी और हाथी भटक करके अब उत्पात भी मचा रहा है। हाथी ने 2 ग्रामीणों को घायल किया है। खेत में लगी फसल को भी हाथी ने बर्बाद कर दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील वन विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है। हाथी को वापस भेजने में टीम जुट गई है। तो आपको बता दें कि ओर मांझी इलाके के चकला में दिखा है हाथी का उत्पात। बड़ी खबर राज्य से बता रहे हैं, जहां झुंड से हाथी भटक गया और अब हाथी भटकने के बाद लगातार उत्पात मचा रहा है। आपको बता दें कि 2 ग्रामीणों को हाथी ने घायल कर दिया है, फसलों को भी रौंद दिया है और लगातार वन विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हाथी का रेस्क्यू करने की कोशिश वन विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ लोगों से भी सतर्क रहने की अपील वन विभाग की टीम कर रही है। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं।
जहां देखिए झुंड से हाथी भटक गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, झुंड से एक हाथी भटक गया है, 2 ग्रामीणों को उसने घायल भी कर दिया, फसलों को भी रौंदा है। वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। फिलहाल क्या अपडेट है? जी, फिलहाल बता दें कि जो हाथी है वो इलाके में ही मौजूद है। जो उरमांझी के चकला इलाके का ये क्षेत्र है जहां पर हाथी जो है वो अपने झुंड से बिछड़कर आ चुका है और इसी दरमियान उसके द्वारा कई फसलों को जो है वो भारी नुकसान पहुंचाया गया है, रौंदा गया है। तो वहीं जो 2 ग्रामीण भी मौके पर मौजूद पाए गए उन्हें भी हाथी के द्वारा घायल कर दिया गया, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा लोगों से हाथी से दूर रहने की अपील की जा रही है। तो वहीं हाथी को धीरे धीरे जो है वो वन क्षेत्र की तरफ भेजने की कवायद जो है वो शुरू की गई है। ग्रामीणों को और कोई नुकसान न हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब देखना होगा कि हाथी कब तक, क्योंकि वो अपने झुंड से बिछड़ा हुआ है, तो इस दरमियान हाथी जो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, जिस कारण वो घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो हिंसक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में वन विभाग पूरा एहतियात बरत रहा है। अब उम्मीद की जा रही है। प्रकाश, वन विभाग की टीम की तरफ से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। क्या कुछ गाइडलाइंस वन विभाग की टीम की तरफ से जारी किया गया है? जी, वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि लोग शोर न मचाएं, हाथी के आसपास झुंड में न रहें, हाथी के इर्द गिर्द न घूमें और अगर हाथी किसी और जा रहा है तो वहां से वो दूर हट जाए, क्योंकि हाथी जो है वो गुस्से में है, जिस कारण वो हिंसक हो सकता है। और लोगों से भी अपील की गई है कि वो शोर न मचाए हाथी के इर्द गिर्द। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चकला देखिए बोकारो से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ठेका मजदूर का अपहरण का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया। देर रात की गई गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विनोद खोपड़ी की पत्नी से जानकारी दी है और आरोपी विनोद के फेसबुक से दी जानकारी। ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ठेका मजदूर की नहीं मिली है कोई भी जानकारी। 10 दिसंबर को हुआ था अपहरण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ठेका मजदूर का अपहरण मामला और मुख्य आरोपी विनोद गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर से ये गिरफ्तारी हुई है। देर रात ये गिरफ्तारी हुई है, तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 14 दिसंबर की रात 9:30 बजे मेरे पति विनोद कुमार भुवनेश्वर से बोकारो पुलिस ने गिरफ्तारी की। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है। मेरे पति एक अच्छे इंसान हैं और परिवार और समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यह एक सूझी साझी साजिश है। इसी बीच आपको बता दें, जमशेदपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। अमरनाथ सिंह गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लड़के और 2 लड़की गिरफ्तार हुए। हत्या की योजना बना रहे थे सभी। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया गया। आपको बता दें कि अनिल फार्म हाउस से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है। 4 लड़के और 2 लड़की की गिरफ्तारी की गई। अमरनाथ सिंह गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। हत्या की योजना ये सभी लोग बना रहे थे। इसी बीच पुलिस ने दबिश दी और इनकी गिरफ्तारी हुई। और बोकारो से खबर आ रही है, जहां स्कूल वैन और बाइक की टक्कर हो गई है। बाइक सवार युवक घायल हुआ है। घर में घुसी स्कूल वैन और बाइक सवार को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। सीएस एकेडमी बरकाकाबा की ये वैन बताई जा रही है। शेख भिखारी चौक की घटना है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं। स्कूल वैन और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर में घुसी स्कूल वैन बाइक सवार को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। सीएस एकेडमी बरकाकाबा की ये वैन बताई जा रही है। शेख भिखारी चौक की घटना। चलिए इसी बीच आपको राज्य से बड़ी खबर बताएं, जहां सरकारी धान खरीद आज से शुरू होने वाली है। 783 केंद्र पर आज से खरीदारी शुरू होगी। 60 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया।
किसानों को एक मुश्त भुगतान करना होगा। बोनस सहित 2,450 रुपए का भुगतान करना होगा। विभागीय मंत्री ने विधायक को केंद्र पर रहने को कहा है और विधायकों को केंद्र पर रहने का निर्देश भी जारी किया गया। किसानों का मनोबल बढ़ाने को कहा गया है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जहां सरकारी धान खरीद आज से शुरू होने वाली है। किसानों के राहत को लेकर की भी खबर है। खबर रामगढ़ से है, जहां पैक्स के माध्यम से आज से 22 अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान की खरीदारी की शुरू हो रही है और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। जिले में इस बार 2 लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि क्विंटल 2,450 रुपए। किसानों को 2 किश्त की राशि एक बार में ही भुगतान की जा रही है और 4G ई पास मशीन से धान की खरीदारी होगी। और आपको बता दें कि एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ में आज से धान की खरीदारी 22 अधिप्राप्ति केंद्रों पर शुरू की जा रही है और आपको बताना चाहेंगे कि इस वर्ष 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है और ये धान अधिप्राप्ति सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में की जाएगी। किसानों से धान की खरीदारी सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में खरीदारी की जाएगी और 4G ई पोस्ट मशीन से खरीदारी की जाएगी किसानों से और उसमें एक मुश्त किसानों से 8 दिन के अंदर मैक्सिमम राशि का भुगतान किया जाएगा किसानों को। इस वित्तीय वर्ष में रामगढ़ जिला अंतर्गत 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। कुल 22 अधिप्राप्ति केंद्र चयनित किए गए हैं और 2 राइस मिल हैं। तो बहुत खुशी की बात है, आज से चालू हो रहा पैक्स। सो हम लोग इसके लिए हम लोग बराबर धान देते आ रहे हैं। जब से हमको याद पड़ रहा है, जब से हमारा धान मतलब पैदा हम बराबर इसी में डालते हैं और पैसा भी लगभग हम लोग को ठीके मिलते आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। 4G ई पोस्ट मशीन से खरीदारी हो रहा है, कैसे देखें? सुने हैं कि बहुत 4G से हो रहा है कि इस साल एक ही मुफ्त में पैसा मिलेगा। बताना चाहेंगे कि इस बार 4G ई पोस्ट मशीन के माध्यम से धान की खरीदारी होगी। एक किसान 200 क्विंटल अधिकतम धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर बेच सकेंगे और 2 किस्तों की राशि उन्हें एक बार में ही भुगतान कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं सारी तैयारियां जो है यहाँ पर कर ली गई है और कुछ देर में ही किसान जो हैं यहाँ पर धान बेचने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि बीते वर्ष भी 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसके जवाब में लगभग 1,46,000 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा सकी थी। फिलहाल जो है किसान धान अधिप्राप्ति केंद्र खुलने से काफ़ी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार धान की खरीदारी में काफ़ी पारदर्शिता बरते जाने का दावा जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। चलिए अब सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के मुद्दे पर हुई रैली को लेकर के कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बयान दिया। अंबा प्रसाद ने कहा कि इस रैली के जरिए ये देने की कोशिश थी, ये संदेश देने की कोशिश थी कि बीजेपी कैसी एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। एसआईआर के मुद्दे पे ये गुमराह कर दिया जा रहा है कि हम लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। तो एसआईआर का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। एसआईआर 8 बार पहले भी हुआ है, लेकिन ये जो एसआईआर, इनका जो स्टाइल का एसआईआर है, वो ऐसा एसआईआर है जो पहले तो 3 साल में एसआईआर होता था, अच्छे से जांच होता था बिना अकाउंटेबिलिटी का। आप एसआईआर कर रहे 1 महीने के अंदर और वो इलेक्शन के टाइम ही कर रहे हैं और अचानक से इतना मतलब कोई पारदर्शिता नहीं। आप लाखों लाख करोड़ों वोटर्स को गायब कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ये एसआईआर करने के बाद भी अगर मतलब डबल वोटर और इस तरह के बहुत सारे फॉल्ट पाए जा रहे हैं, तो इसका अकाउंटेबिलिटी भी तो होना चाहिए। किसी पे कार्रवाई सिद्ध तो इनको करना चाहिए कि किस पे ये कार्रवाई करेंगे उसके बाद। इसी बीच राज्य से खबर आ रही है, जहां 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक विमेंस हॉकी इंडिया लीग होने जा रहा है। आपको बता दें कि मरांग गोम के स्टेडियम में विमेंस हॉकी इंडिया लीग होने जा रहा है। विदेशी खिलाड़ी 20-21 दिसंबर को पहुंचेंगे रांची और रांची रॉयल्स की टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी हैं। संगीता कुमारी, निकी प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन इसमें शामिल हैं। 11 से 16 जनवरी मेंस हॉकी इंडिया लीग का भी आयोजन होगा।
तो रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, और जहां 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक विमेंस हॉकी इंडिया लीग होने जा रहा है। लीग का शुभारंभ 28 दिसंबर से होना है। खिलाड़ियों को रांची पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टेडियम जो है, मैदान जो है वो सजकर तैयार है, और ये वो तमाम खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व करेंगे और यहाँ मैदान में प्रैक्टिस करती है। हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो इस हॉकी इंडिया लीग में पहली दफ़ा जो रांची की टीम है वो इस बार रांची के मैदान में अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएंगी। पूरा मैदान सज धज कर खिलाड़ियों के इंतजार में है कि एक विशेष आयोजन जब यहाँ होना है तो उसे विशेष बनाने की तैयारी भी चल रही है। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो है वो होना है। विदेशी महिला खिलाड़ी 20 और 21 दिसंबर को रांची पहुंच जाएंगी। वहीं हॉकी इंडिया लीग में महिला के साथ साथ पुरुषों का भी मुकाबला रांची में खेला जाना है, जो 11 से 16 जनवरी तक खेला जाएगा। रांची रॉयल्स की टीम में झारखंड के 4 स्टार खिलाड़ी इस बार शामिल होने वाली हैं, जिनमें से संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन शामिल होंगी। झारखंड की सलीमा टेटे रांची रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरते हुए दिखेंगी। इंडिया लीग सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे भारतीय टीम में खेलना चाहते हैं उनका भी मार्ग प्रशस्त करता है। हॉकी इंडिया का ये आयोजन निश्चित रूप से झारखंड का मान भी बढ़ाएगा और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक विशेष उत्साह भी होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। चाईबासा के सारंडा जंगल फिर आईईडी विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारंडा में फिर आईईडी ब्लास्ट, कब थमेगा ब्लास्ट का सिलसिला? नक्सलियों का मुख्य हथियार बना आईईडी। झारखंड में नक्सली अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। वो उस आमने सामने की लड़ाई में पस्त हो चुके हैं। हर मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं। चाईबासा में अब नक्सलियों का मुख्य हथियार आईईडी बन चुका है। इसके सहारे ही वो फोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा गांव के पास चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के पहले से बिछाए गए आईईडी में विस्फोट हो गया। इसमें कोबरा बटालियन 209 के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल लाया गया। सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर जवानों का हाल चाल जाना। चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जवान हैं, जो घायल जवान हैं, उन दोनों जवानों को लेकर यहाँ पर जो मेडिकल टीम है वो पहुंची है। और फिलहाल इस वक्त हम आपको राज अस्पताल का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो जवान है उन्हें लेकर आया गया है। 2 जवान हैं, नारायण दास और जो अलग दास हैं, इन दोनों जवानों को इस वक्त यहाँ पर लाया गया है और फिलहाल राज अस्पताल में इनका इलाज किया जाएगा। चाईबासा के सारंडा के जंगलों में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घायल जवान को इस वक्त एयरलिफ्ट कर यहाँ पर लाया गया है। जवानों को इस वक्त बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। आईडी की चपेट में आने से इन दोनों को काफी गहरी चोट लगी है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को हाल ही में बड़ी सफलताएं मिली है। नक्सलियों के इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चलिए अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। राज्य के मौसम में पिछले 24 घंटे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर तक सुबह आपको बता दें कि हल्के कोहरे की संभावना है। वहीं दिन भर मौसम साफ भी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर का रहा 26.9 डिग्री सेल्सियस। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं तो रांची के कांके की बात कर ले। कांके का सबसे न्यूनतम तापमान रहा है
6.5 डिग्री सेल्सियस। में पिछले 24 घंटे में मौसम के मिजाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। पिछले 24 घंटे में 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी और घटौती देखने को मिली है, तो अगले 20 तारीख तक भी मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के अलग अलग हिस्सों में करीबन 10 ऐसे जिले रहे हैं जहां का न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 10 जो जिले रहे हैं उनमें जब मौसम का मिजाज जो है वो करीबन 10 डिग्री से कम का न्यूनतम तापमान रहा है, तो लोगों को ठंड का एहसास भी हुआ है। पिछले 24 घंटे में अगर राज्य में सबसे अधिक तापमान वाले जिले की बात करें तो वो जमशेदपुर का जिला रहा है, जहां का तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं सबसे न्यूनतम तापमान रांची के कांके का 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रांची के प्रमुख शहरों की बात करें तो बोकारो का जो अधिकतम तापमान है वो 24.5 तो न्यूनतम 10.5 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं देवघर का भी अधिकतम तापमान 25.9 तो न्यूनतम 11.2 डिग्री दर्ज किया गया है। सिमडेगा का अधिकतम 24.5 तो न्यूनतम 8.6 डिग्री दर्ज किया गया है। अलग अलग जिले में जो है वो कुछ इसी तरीके से मौसम का मिजाज रहा है। लेकिन 10 जो जिले रहे हैं जिनमें गुमला सिमडेगा का जिला है, इन जिलों में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री और उससे कम रहा है। तो अब देखना होगा कि जब अगले पिछले 24 घंटे में मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 20 तारीख तक कोई बहुत बड़ा बदलाव मौसम के मिजाज में पूरे राज्य भर में नहीं होने वाला है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।